नमस्कार, मैं सृजन एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को मेरा जय जोहार। आज हम बात करेंगे जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें जो एसेज आए थे उनके बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि योजना के बारे में, मैं योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करता हूं। तो योजना हमने सीख ली, निबंध कैसे लिखते हैं। आज हमने देखते हैं कि हमको किस तरह से निबंधों को इसको लिखना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो मेंस में हमारे जो निबंध आए थे उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कौन कौन से हमारे निबंध आए थे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आया था मानव हाथी संघर्ष के ऊपर एक निबंध आया था, एक निबंध आया था उद्यानिकी के ऊपर, एक आया था रामकृष्ण मिशन नारायणपुर के ऊपर और एक आया था राजीव गांधी न्याय योजना के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन नारायणपुर, एक वरदान अबुझमाड़ के संदर्भ में। आप देख सकते हैं हमारी पाथ की टेस्ट सीरीज से यहाँ डिटेल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। तो अबुझमाड़ की हम बात करते हैं। अबुझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात, वह अज्ञात क्षेत्र जहाँ 2003 से नक्सलियों का बहुत ज़्यादा दबदबा है। 2003 से लेकर 2005 के बीच 50 स्कूलों को नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया। 62 साल बाद एक फिल्म बनी बस्तर सागा, जिसमें मेन रोल किया दिनेश नाग ने, जो बस्तर के रहने वाले हैं। जो वहाँ की जनजाति के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे पाबंदी लगा रखी थी, उन्होंने पाबंदी हटाई और 90 मिनट की ये फिल्म बनी अबुझमाड़ के बारे में। ऐसे धुर नक्सली क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से के 14 नक्सल प्रभावित जिलों में से जो एक जिला आता है नारायणपुर, वैसे क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन जो है किस प्रकार से नक्सलवाद के श्राप को एक वरदान में चेंज कर रहा है, वरदान में बदल रहा है। आज हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन नारायणपुर पहले है क्या, ये समझ लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन नारायणपुर की स्थापना की थी स्वामी आत्मानंद ने। स्वामी आत्मानंद की जी का नाम था तुलेंद्र वर्मा। रायपुर से अपनी पढ़ाई करने के बाद वे गए नागपुर से एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हुए और उस दौरान वे रहे रामकृष्ण आश्रम में। विवेकानंद जी के विचारों से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि छत्तीसगढ़ आकर उन्होंने 2 मिशन की स्थापना की। एक आश्रम खोला रायपुर में रामकृष्ण मिशन और दूसरा खोला रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र में ये जो रामकृष्ण मिशन है वो नारायणपुर में स्थापित है। आगे हम देखेंगे कि अबुझमाड़ और अबुझमाड़ के आदिवासियों के लिए किस प्रकार से वरदान का काम करता है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकता तो शिक्षा को गरीब तक पहुंचाना होगा। इसी मिशन पर यह काम कर रही है, इसी उद्देश्य पर यह काम कर रही है। 1224 स्टूडेंट्स हैं यहाँ। पहली से 12वीं की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ वैल्यू एजुकेशन भी दी जाती है। इन 1224 स्टूडेंट्स में से जो 75% स्टूडेंट्स हैं वो अबुझमाड़िया या माड़िया जनजाति से आते हैं। आगे हम देखते हैं, हमने बात कर ली एजुकेशन की। हेल्थ में अब देखते हैं हम आईटीआई एंड ट्रेनिंग स्कूल की बात करते हैं। 2012 में, सन 2012 में ये आईटीआई स्थापित हुआ था 12 एकड़ के कंपाउंड में। 12 एकड़ के कंपाउंड में स्थापित हुआ था। 10 ट्रेड्स में जी ये यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल लगभग 250 बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं और रोजगार उन्मुख बनते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर है और 12 एकड़ में किस तरीके से आईटीआई का हॉस्टल जो है और ट्रेनिंग स्कूल स्थापित है। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। तो हेल्थ केयर में विवेकानंद आरोग्य धाम एक ऐसा हॉस्पिटल है जो 30 बेड का हॉस्पिटल है। हर साल लगभग 35,000 आदिवासियों का यहाँ इलाज किया जाता है। हमने हाट बाजार योजना देखी थी 1986 से। 1985 में रामकृष्ण आश्रम स्थापित हुआ था नारायणपुर में। 1986 से यहाँ चल चिकित्सालय चल रहा है, अर्थात जगह जगह लगभग जो नारायणपुर के आसपास के 100 गांव हैं वहां गाड़ी जाती है और गरीबों को क्या करती है, उपचार करती है। ये हाट बाजार योजना से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पहले खून की दिक्कत होती थी, अर्थात जो ब्लड बैंक था वो यहाँ नहीं था, बाहर से यदि खून की जरूरत पड़ती थी तो लाना पड़ता था। तो 2010 से यहाँ पे ब्लड बैंक शुरू हो गया है, पैथोलॉजी लैब शुरू हो गई है और फिजियोथेरेपी का भी काम शुरू हो गया है। अब हम देखते हैं आगे कृषि के क्षेत्र में एक गरीब किसान आदिवासियों के लिए किस तरीके से रामकृष्ण मिशन वरदान साबित हुआ है। तो एटीडीसी अर्थात एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की हम बात करें, 52 एकड़ में यह स्थापित है। इसके द्वारा 3 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट और दिव्यायन प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट के माध्यम से ये किसानों को क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। हर महीने किसानों की कॉन्फ्रेंस होती है और हर साल किसान मेला लगता है, जहां आसपास के क्षेत्रों से 15,000 आदिवासी किसान क्या करने आते हैं, ट्रेनिंग प्राप्त करने आते हैं। यहाँ इनको जैविक खाद के बारे में बताया जाता है, नवीन उन्नत तकनीकियों, कृषि की तकनीकियों के बारे में बताया जाता है। आगे हम देखते हैं तो विश्वास प्रोग्राम। विश्वास का अर्थ है विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर एंड सर्विस। तो विश्वास प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, जो माड़िया जनजाति है वहां बच्चियों को, लड़कियों को एक बोझ नहीं समझा जाता, अपितु एक सहभागी, एक सहपाठी के रूप में देखा जाता है। तो इसी के तहत ये विश्वास प्रोग्राम काम करता है और जो माड़िया आदिवासी बच्चियां हैं उनको ट्रेनिंग भी देता है और पढ़ाई भी करवाता है। साथ साथ में माँ शारदा विद्या मंदिर के साथ में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से ये जो रामकृष्ण मिशन नारायणपुर है वो नक्सलवाद से अबुझमाड़ को विकासवाद की ओर ले जा रहा है।
है, शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है, रोजगार प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है और कहीं ना कहीं एक अबूझमाड़ के आदिवासियों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। अब हम अगला देखते हैं। तो अगला हम देखेंगे जो आया था क्वेश्चन हमारा, वो था छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी समस्या और समाधान। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, पाथ आईएएस एकेडमी में हम हमेशा बात करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच की। कोई सा भी क्वेश्चन आपके मेंस के सिलेबस से कहीं से भी आ सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ये पेपर 4 की हम बात कर रहे हैं, जबकि पेपर 2 ऐसे में आता है, ऐसे पेपर 2 में आता है। ये पेपर 4 की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर पार्ट 2 अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, अर्थात क्या है, मानव एवं वन जंतु संघर्ष, उससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिया गया है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करते हैं। रियल स्टोरी की हमने बात की थी निबंध को शुरू करने के लिए, तो हम बात करेंगे कि 42 साल की प्रतिमा अपनी बच्ची के साथ जंगल में महुआ बीनने गई थी। वापस आते समय जंगली हाथी मिले, अपनी बच्ची को भगाने में सफल रही, लेकिन उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये घटना है बादलखोल जशपुर की। वहीं सूरजपुर में एक हाथी जो खेत को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वायर लगाए गए थे, वहां करंट से मृत हो गया। 8 दिन बाद उसकी लाश, उसकी जो शरीर था, उसका मृत शरीर बरामद किया गया और इसके लिए 3 वन अधिकारियों डीएफओ सहित को क्या किया गया, लाइन अटैच किया गया और 2 अधिकारियों को क्या किया गया, निलंबित कर दिया गया। तो इस तरीके से हम अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1971 में एक मूवी आई थी, एक फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी, जिसका गाना सबने सुना होगा, चल 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 मेरे हाथी। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो इसके राइटर थे, लिरिसिस्ट थे आनंद बख्शी, उनको स्पेशल प्रिवेंशन फॉर क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के द्वारा पुरस्कार प्राप्त मिला था और शायद वे ऐसे अकेले लिरिसिस्ट हैं जिनको इस संस्था के द्वारा क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, हाथी को मानव के दोस्त के रूप में दिखाने के लिए। तो हाथी मेरे साथी से आज हाथी मेरा दुश्मन किस तरीके से बन गया है। तो हम देखते हैं कि स्टेटस देखते हैं, तो 20 सालों में, पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ में लगभग 150 हाथियों की मौत हुई है। वहीं हम देखें यदि मनुष्यों को देखें, मानव को क्या नुकसान हुआ है, तो 329 मनुष्यों के भी क्या हुई है, मानव को भी क्या हुई है, यहाँ पे हाथियों के द्वारा हत्या हुई है। वहीं हम देखते हैं तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल क्या है, टोटल जो इंडिया में 29 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, 29 एलिफेंट रिजर्व हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लेमरू हाथी रिजर्व की बहुत दिन से बात चल रही है। 2005 में विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ था, 2007 में सेंटर ने अनुमति दे दी, 450 स्क्वायर किलोमीटर में लेमरू रिजर्व तैयार होने वाला था। 2019 की तत्कालीन सरकार ने क्या किया, 450 स्क्वायर किलोमीटर से 1995 अर्थात 1995 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा दिया। अचानक 2020 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 36A के तहत इसको एक कंजर्वेटिव फॉरेस्ट रिजर्व के तहत डालने के बाद 450 किलोमीटर वापस 1995 से 450 किलोमीटर करने का डिसीजन लिया गया है। उस पर दलील ये दी जा रही है कि जो कोरबा का जो क्षेत्र है, हसदेव अरण्य का क्षेत्र है, वहाँ 22 कोल माइंस हैं। 22 कोल माइंस के अंदर में क्या है, 7 कोल माइंस का आवंटन हो गया है, 3 में जो माइनिंग का काम है वो शुरू हो गया है। तो यदि यहाँ पे लेमरू हाथी रिजर्व बनता है तो ये माइंस जो है वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी। तो इसलिए जो वापस से हाथी रिजर्व को 450 स्क्वायर किलोमीटर करने की बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि होता क्या है, जो एनिमल्स और जो मानव और हाथी उसके बीच द्वंद्व क्यों शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि जो मानव है वो अतिदोहन करता है। अतिदोहन जब वो जंगलों का करेगा तो क्या होगा कि जो हाथी का जो रहने का रहवास क्षेत्र है वो खराब होगा। जब वो हाथी का रहवास क्षेत्र खराब होगा तो फिर वो नागरिकों की तरफ आना शुरू करेगा, जहाँ पे लोग आबादी है वहाँ आना शुरू करेगा। जब वहाँ वो आना शुरू करेगा तो वो देखेगा खाने की चीज़ें, तो वो खेतों की तरफ जाएगा और जब खेतों को उनके नुकसान पहुँचाएगा तो मनुष्य और हाथी के बीच क्या शुरू हो जाएगा, द्वंद्व शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसी तरीके से हमने सूरजपुर की घटना देखी, हमने बादलखोल जशपुर की घटना देखी कि कैसे मानव हाथी संघर्ष में दोनों ओर से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाथियों को बचाना क्यों ज़रूरी है। ये की स्टोन प्रजातियां होती हैं हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र में। अब की स्टोन प्रजातियां होती क्या हैं, तो की स्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का सेंट्रल सिस्टम होती, केंद्रीय समर्थन केंद्र होती है। अर्थात यदि वो प्रजाति उस पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं रहेगी तो वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और इसलिए हम देखते हैं कि हाथियों को बचाना ज़रूरी है। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में, मानव और हाथी के संघर्ष में दोनों तरफ से हम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इस संघर्ष को रोकने के लिए हम आगे क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हमारा वे अहेड क्या है, हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो वे अहेड है वो ये है कि कॉरिडोर की स्थापना की जाए। हम देखेंगे पूरे इंडिया में अभी 28
जो है एलिफेंट कॉरिडोर है। अब ये एलिफेंट कॉरिडोर होता क्या है कि एक जंगल से दूसरे जंगल को जोड़ने का रास्ता एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सक रहे हैं, ये बीच में हाईवे जा रहा है और इधर जंगल का क्षेत्र है और इधर जंगल का क्षेत्र है। यदि हाथी यहाँ से यहाँ विचरण करता है और यदि इस रोड में आता है तो यहाँ क्या होगा, मानव हाथी संघर्ष होगा। तो हम एक ऐसे कॉरिडोर की कल्पना कर रहे हैं जो ये हाईवे के ऊपर से जा रहा है और देखिए किस तरीके से जीव जंतु और जो हाथी है यहाँ से आसानी से पास हो सकता है। इसको कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। इसी की बात चल रही है और जो ये लेमरू हाथी रिजर्व की मैंने बात की वो भी इसी के तहत है, ताकि जो मानव हाथी जो संघर्ष है वो रुक जाए। और क्योंकि मानव की गलती है जंगल का अतिदोहन करना, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करके दें। जब बात हुई कि ये इस जो द्वंद्व है उसको कैसे सुलझाया जाए, तो कैप्चरिंग एंड रीलोकेशन की भी बात हुई, अर्थात हाथी को पकड़कर उसके नए हैबिटेट में डालना। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो जंगलों से क्या आबादी की तरफ आएंगे। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों को सॉल्यूशन दिखा वो रिजर्व की स्थापना के अलावा जो कॉरिडोर की स्थापना। और नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी कहा है कि भारत के सभी हाईवे जो अब बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं कॉरिडोर की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हाथी हमारा जो दुश्मन है वो गजराज वापस से हमारा साथी बनेगा, हाथी फिर से हमारा साथी बनेगा। और जो एक संतुलन है मानव और हाथी पर्यावरण संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र के बीच, वो संतुलन क्या होगा, बना रहेगा और हमारा पर्यावरण बचा रहेगा। अब हम देखते हैं अगला, छत्तीसगढ़ उद्यानिकी फसल की ओर अग्रसर। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी फसल की ओर अग्रसर, इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं? अभी हमने देखा है कि विगत कुछ समय से 5 गुना हमारी फसल का क्या उत्पादकता बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है। 15वें नंबर पे है जो छत्तीसगढ़ है इंडिया के अंदर उद्यानिकी फसलों के प्रोडक्शन के मामले में। तो हम इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि घर घर के पाछू महावे कोलाबारी, साग भाजी फूल सब उगे हावे भारी, धनिया मिर्चा चटनी मन करथे खाऊं खाऊं, हावे छत्तीसगढ़ मोरे गाँव। तो देखते हैं हम कि सुराजी ग्राम योजना के तहत जो नरवा गरवा घुरवा बारी की बात हम कर रहे थे वही कोला बारी है ये, और उसी बारी में उद्यानिकी फसलों को उगाने की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। जैसे हम देख सकते हैं ये गोठान ग्राम मांगनर है, यहाँ पे क्या बैंगनबाड़ी लगाई गई है बस्तर में। हम देख सकते हैं यहाँ मिर्ची की क्या की जा रही है, उत्पादन, मिर्ची का उत्पादन किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि अब ये जो उद्यानिकी फसलें हैं वो हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्यानिकी फसलों में फल में क्या क्या आएगा। फल में आएगा आपका आम, अमरूद, लीची, काजू। हम देखते हैं कि जो जशपुर का जो क्षेत्र है वो लीची के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जो सरगुजा का क्षेत्र है वहाँ भी लीची का उत्पादन होता है। जो बगीचा क्षेत्र है जशपुर का बगीचा तहसील, वो लीची के बागों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं हम देखते हैं कि जो काजू की यदि हम बात करें तो काजू रायगढ़ और बस्तर के पठारी भागों में काजू का उत्पादन होता है। दूसरा हम क्या देखेंगे, सब्जियों में हम बात करें तो फूल गोभी, बीन्स, कुकुरबिट्स। तो ये सारी जो सब्जियां हैं ये छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है इन सब्जियों का, उसके लिए हमारा क्या है, पर्यावरण अनुकूल है। तीसरा हम देखेंगे क्या, मसालों में क्या क्या, हल्दी, मिर्चा, अदरक, धनिया। अब हम आगे डिटेल में और बात करेंगे। और हम देखते हैं अब क्या है, फूल। तो फूल में हमारे पास क्या है, फूल में हम देखेंगे तो ऑर्किड का फूल है, क्रिसमस का फूल है, ग्लेडिएटर का फूल है। तो ये सारे फूल छत्तीसगढ़ में क्या होता है, उत्पादन होता है। और 5वें नंबर पर हम देखते हैं तो बोलते हैं सुगंधित एवं औषधीय पौधे जैसे अश्वगंधा है ना। तो इस तरीके से तो अश्वगंधा वगैरह जो औषधीय पौधे हैं छत्तीसगढ़ के हर्बल स्टेट की संकल्पना को भी क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो अभी डायरेक्टरेट जो है हॉर्टिकल्चर एंड फार्म फॉरेस्ट्री का, अर्थात उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का जो संचालनालय है उसका डेटा है कि 2019-20 में फल का जो उत्पादन है 25 लाख मेट्रिक टन में इसका क्या हुआ है, उत्पादन हुआ। 25 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा। इस जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन 71 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा हुआ है, 71 लाख मेट्रिक टन से। हम मसालों की वही बात करते हैं तो 3.5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा इनका उत्पादन हुआ है। फूलों की हम बात करते हैं तो 76,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा उत्पादन हुआ है। और यदि हम सुगंधित और औषधीय पौधों की बात करते हैं तो 60,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा इनका क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या क्या परफेक्ट हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो पहला देख रहे हैं हम उद्यानिकी फसलों के लिए जलवायु यहाँ की उपयुक्त है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो सिंचाई के क्या है, पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। और तीसरे नंबर पे देखें कि बागवानी फसलों के लिए क्या हो रहा है, तो जो कृषि फसल होती है धान वगैरह जो है उससे ज़्यादा इसमें क्या है,
किसानों की आमदनी है, तो इसमें आमदनी की बात करते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये तीनों फेवरेबल है क्या, किसानों के लिए, और इसलिए सरकार के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। जहां हम देख सकते हैं ये राजनांदगांव में क्या उद्यानिकी स्टॉल लगा था, वहां का अवलोकन हम कर सकते हैं। मैन पार्ट महोत्सव में हम देख सकते हैं किस प्रकार से नरवा गरवा घुरवा बारी के अंतर्गत सुराजी जो ग्राम योजना है उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा मिले, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा मिले और किसानों की आमदनी में क्या हो, वृद्धि हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बात करेंगे और इस तरीके से हम इस ऐसे को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा जो अंतिम ऐसे है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्वरूप एवं उद्देश्य। तो स्वरूप में हम सब जानते हैं कि 21 मई 2020 को क्या हुआ था, राजीव गांधी जी को पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। फसलों की उत्पादकता के लिए किसानों को क्या था, ये रिवॉर्ड था। जहां अभी तक 19 लाख किसानों को 5,628 करोड़ रुपए 4 किस्तों में क्या किए जा चुके हैं, आवंटित किए जा चुके हैं। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं आप उसको लिंक करेंगे गोधन न्याय योजना से भी लिंक करेंगे, नरवा गरवा घुरवा बारी से भी लिंक करेंगे, और आप ये बताएंगे कि किसानों को जो एमएसपी दिया जाता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, उसके साथ साथ जो ये किसान न्याय योजना है उनके लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है। तो हम आगे बात करेंगे कि राजीव गांधी जो किसान न्याय योजना है उसमें सबसे पहले जब वो योजना आई थी तो धान, गन्ना और मक्का ही उसमें जुड़ा हुआ था। आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के इसमें बहुत सारी और फसलें जुड़ी। धान के साथ साथ क्या हुआ, खरीफ की प्रमुख फसलें सोयाबीन, गन्ना, कोदो, कुटकी, अरहर को भी क्या जोड़ा गया। और इसमें यह डिसाइड किया गया है कि हर वर्ष क्या होगा, प्रति एकड़ 9,000 के हिसाब से क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी इन फसलों पे। और यदि धान के बदले यदि हम इसको लगाते हैं तो उस पर और भी ज्यादा लाभ का मतलब 1,000 प्रति एकड़ बढ़ जाएगा, 10,000 प्रति एकड़ क्या होगा, हम लोगों को किसानों को लाभ मिलेगा। तो इसमें आप अंत कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है। अभी हमने देखा कि इसके स्वरूपों को देखा, हमने स्वरूप को देखा, अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स यदि हम देखेंगे तो योजना का उद्देश्य देखते हैं, फसल विविधीकरण, मतलब जो वर्सेटाइल फसल है, धान भी उगा रहे हैं, कोदो कुटकी भी उगा रहे हैं, है ना, और इस तरह के गन्ना भी उगा रहे हैं, मक्का भी उगा रहे हैं। तो विविधीकरण को क्या करना, वर्सेटाइलिटी को क्या करना, प्रोत्साहित करना, क्षेत्र को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। तीसरा हम देखते हैं कास्त लागत की प्रतिपूर्ति करना। अब कास्त लागत क्या होता है, किसानों को लगता है बीज, जो उन लोग जुताई कराते हैं, जो बुआई कराते हैं, उसमें जो खर्च होता है वो कहलाता है कास्त लागत। वो होता क्या है कि उत्पादन के बाद जब वो कास्त लागत माइनस करते हैं, उसमें से घटाते हैं, तो किसान के बाद कुछ नहीं बचता। तो इस योजना का, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का ये उद्देश्य है कि ये कास्त लागत की प्रतिपूर्ति हो जाए, अर्थात उनको जो कॉस्टिंग लगती है अपने एग्रीकल्चर में, जो खेती में, वो सरकार दे दे। उसके बाद क्या होगा, जो शुद्ध आय, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा वो उनकी शुद्ध आय होगी, किसी चीज से उनको माइनस करने की जरूरत नहीं। तो किसान की शुद्ध आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। कृषकों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन करना, अच्छे बीज ले लें, वो अच्छी खाद ले लें, जैविक खेती की तरफ क्या हो, प्रोत्साहित हों। कृषि को लाभ को व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए कृषि को व्यवसाय के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यवसाय का मतलब यह है कि किसानों को भी लाभ हो, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमें भोजन प्राप्त कराते हैं, उनको भी क्या होना चाहिए, लाभ हो। और जीडीपी में हम देखते हैं 3 सेक्टरों की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर में हम देखते हैं कृषि क्षेत्र का योगदान उतना ज्यादा नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में 70% जनता जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो इसमें हमको क्या करना है, कृषि क्षेत्र, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या करना है, बढ़ाना है। तो आप इस निबंध का अंत इस तरीके से कर सकते हैं कि बात धन की नहीं, बात गोधन की है, बात न्याय की नहीं, बात सम्मान की है, गरीब के, किसान के, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।